दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 5 मई 2020। आज की महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरें, करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूपीएससी के एग्ज़ाम की, जो कि 31 मई को प्रीलिम्स होना था, वो टल गया है। अब वो 20 मई के बाद बताया जाएगा, कंडीशंस का अध्ययन करने के बाद, कि कब परीक्षा कराई जा सकती है। फिलहाल तो कोरोना का संकट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एग्ज़ाम डेट भी आगे खिसकती जाएंगी। अन्य परीक्षाएं भी जो टाली गई उनकी भी डेट बता दी जाएगी। अब यूपीपीएससी पे भी खतरा मंडरा ही रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मामले अब बढ़ रहे हैं। कल जो कुछ हुआ है घटनाक्रम, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसके बाद भी और ज़्यादा जो विशेषज्ञ हैं बोल रहे हैं कि और खतरा बढ़ सकता है। अध्यक्ष महोदय ने भी साफ कर दिया है, और करना भी चाहिए था, और यही होगा भी, कि जब तक प्रदेश के किसी भी एक हिस्से में लॉकडाउन है तब तक परीक्षा नहीं कराई जा सकती है संपन्न। और वही होगा भी। परीक्षाओं की डेट आप देखेंगे, जैसे जैसे ये संकट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेट भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह अन्य जो प्रोग्राम्स हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था परिणाम देकर इंटरव्यू कराने के बाद, वो भी अब थोड़ी सी कठिनाई उसमें भी लग रही है। हालांकि जो स्थिति है वो लगातार चेंज होती जा रही है। जैसा अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। मैं बता दूं आपको, यूपी एग्ज़ाम से जुड़ी सारी तैयारियां इस एक मंच पे आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, टॉप एजुकेटर के द्वारा। जो भी विशेषज्ञ होगा उसके माध्यम से आप हमको अवश्य बताते जाएं, फीडबैक देते जाएं, ताकि हम उस अनुसार सुधार भी कर सकें। बहुत जल्द हम लाइव आएंगे और आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट लेंगे, आपके सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चंस जो हैं उनको क्वेरीज को लेकर सॉल्व करने का प्रयास डायरेक्ट करेंगे। और लॉकडाउन समाप्त करने के बाद स्टूडियो में आ जाएंगे तो और ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें हो जाएंगी। चलिए आइए आज के करंट अफेयर्स के अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, सुबह का ये वीडियो तो आप देखना मत भूलिएगा, आपके लिए रामबाण रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। दूसरा, शाम को वीडियो कल नहीं आ पाया था, अपलोड नहीं हो पाया, कल देर बहुत हो गई थी। आज मैं रात में संपूर्ण पूरा विज्ञान का वीडियो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का एक साथ उसमें होगा सब, उसको आप देख लीजिए। कोई परीक्षा की आपको यूपीपीएससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, जितने भी स्टेट पीएससीज देते हैं, यूपीएससी छोड़कर, यूपीएससी में थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ भी कुछ क्वेश्चंस आपको जो फैक्चुअल आते हैं वो तो हो ही जाएंगे। तो लेकिन आपकी परीक्षाओं संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस एक वीडियो से ही पर्याप्त हो जाएंगे। तो इस एक वीडियो को रात वाले को आप देख लीजिएगा, रात को 7-8 के बीच आ जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास। प्रीमियर मैं करा दूंगा, ठीक है, रिकॉर्ड हो चुका है, उसको प्रीमियर करा दूंगा, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, 2-3 घंटे का, लेकिन कंप्लीट होगा वो। 5 मई की बात करें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस, दाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस आज के दिन मनाया जाता है। देखिए, भारत जैसे देश में जब बच्चे का जन्म होता है तो माता की देखभाल करने के लिए, बच्चे की देखभाल करने के लिए परिवार वाले ही पर्याप्त होते हैं। मैक्सिमम ऐसा है, क्योंकि भारत गाँव का देश है। यहाँ पर जीवन शैली अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा अलग है, ठीक है। यहाँ पे लोग मिलजुल कर रहते हैं, समूह में रहने की आदत है यहाँ के लोगों को। हालांकि धीरे धीरे एकाकीपन आता जा रहा है, वो अध्ययन की बात है। लेकिन यूरोपीय कंट्रीज़ में दाई का बहुत ज़्यादा महत्व है, वहाँ इनके बिना तो काम ही नहीं चल सकता है। तो इनके महत्व को ही प्रदर्शित करने के लिए, इनके महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस 1992 से मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स के द्वारा। देखिए, इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स ये यूके में, लंदन में स्थित है इसका मुख्यालय। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इसके पहले यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के अन्य कंट्रीज़ में मिडवाइफ्स के लिए ढेर सारे संगठन काम कर रहे थे। आज भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं इसके लिए। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब मिडवाइफ्स का जिक्र हो रहा है तो इसी वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि स्वास्थ्य, आपको पता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका कि मुख्यालय जेनेवा में है, स्वास्थ्य से संबंधित विश्व की सबसे उच्च संस्था है। अभी हाल में चर्चा में भी है वो। तो उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो स्थापना दिवस पे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसकी जो थीम रखी गई इस बार, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ रखा गया इसकी थीम, ठीक है। इसके साथ ही WHO द्वारा वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए कितनी ये संजोग की बात है कि इसी वर्ष इनका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है, इसी वर्ष इनका सबसे ज़्यादा
काम भी है, यही सबसे ज़्यादा इस समय वर्क भी कर रही हैं। तो आज के दिन है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस, दाई दिवस। अब हम नॉन अलायंस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा बारे में। 4 मई 2020 को क्या होता है, इसका एक आभासी वर्चुअल शिखर सम्मेलन होता है और प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी पहली बार जब से प्रधानमंत्री बने हैं नैम के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। ये आपको मैं बता दूं 18वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था वास्तविक रूप से अजरबैजान में हुआ था, बाकू में। ये आ सकता है 2019 अक्टूबर में ये हुआ था। इसमें जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने भाग लिया था। इसके पहले जो 17वां हुआ था 2016 में, उसमें भी उपराष्ट्रपति तत्कालीन जो थे हामिद अंसारी, उन्होंने भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इसमें भाग लिया है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि बताऊं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, स्थिति बड़ी अलग सी हो गई थी। रूस और अमेरिका ये एक साथ युद्ध लड़े थे, मित्र राष्ट्र थे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ही इनके मध्य जो आपसी मतभेद थे वो खुलकर सामने आ गए और ये दोनों दो अलग अलग विचारधाराओं के देश दो अलग अलग गुट में बंटने लगे और शीत युद्ध यहीं पर शुरू हो गया। अमेरिका जहां पर पूंजीवादी गुट का नेतृत्व करता था, वहीं पर समाजवादी गुट का नेतृत्व रूस के हाथ में था। ऐसे में ही भारत जैसे कई देश जो जिनको तृतीय विश्व के देश कहा गया, ये वो देश थे जो तुरंत आज़ादी हुए थे, बहुत वर्षों तक गुलाम रहे ये यूरोपीय कंट्रीज़ का, खासकर अंग्रेज़ों के, और ये नए नए देश बने थे और इनके सामने बड़ी समस्या थी देशों में। अगर ये गुटों में फंस जाते, अगर पूंजीवादी गुट में फंस जाते या फिर समाजवादी गुट में फंस जाते तो एक खतरा इनके ऊपर मंडराने लगता और अपना विकास स्वतंत्र रूप से न कर पाते। इसीलिए इन देशों ने, जिसका कि नेतृत्व किसने किया, अपने जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका विशेष योगदान रहा है। इसके साथ ही मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति टीटो, नेहरू, नासिर, टीटो, इन तीनों का बड़ा योगदान रहा। इन्होंने गुटों से अलग रहने की योजना बनाई और बांडुंग सम्मेलन होता है एक 1955 में, बड़ा निर्णायक सम्मेलन होता है बांडुंग सम्मेलन। यहीं पर निर्णय लिया जाता है कि गुटों से दूर रह करके गुट निरपेक्ष रहा जाए और अपने विकास का पथ स्वतंत्र रूप से अपनाया जाए। तो उसके बाद बेलग्रेड में 1961 में, याद रखिएगा 1961 बेलग्रेड में, जो कि सर्बिया में स्थित है, वहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन या नैम की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। ये बात आपको याद रखनी है। हवाना घोषणा याद रखिएगा, हवाना घोषणा गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है। ये पूछा जा चुका है तो अभी मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों नैम का, वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में अगर सदस्य संख्या पूछी जाए तो नैम में 120 सदस्य हैं और इसमें ये मुख्यतः विकासशील देशों का एक संगठन है जो दोनों गुटों से अलग हो गए थे और अपना विकास का मार्ग इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनाया था। हालांकि अब गुट तो रहे नहीं, 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया और गुट समाप्त हो गए। तो फिर भी गुट निरपेक्ष आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसकी प्रासंगिकता है। परमाणु जो हथियार हैं पूर्णतः निशस्त्रीकरण के लिए, पर्यावरण से जो असंतुलन पैदा हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए स्वतंत्र रूप से, अन्य कई ऐसे, आतंकवाद हो गया, रासायनिक हथियारों का प्रसार हो गया, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री जो वर्तमान में भारत के हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा इसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ली गई। यही कारण है कि अभी तक इन्होंने भाग नहीं लिया इसमें। हालांकि कोविड-19 की वजह से अभी
उन्होंने भाग लिया है, वो भी आभासी वर्चुअल शिखर सम्मेलन भाग लिया है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आगे नैम का क्या रास्ता होगा, क्योंकि आज तक देखा गया है कि नैम के किसी सदस्य पर जब कोई संकट आया है तो नैम के अन्य सदस्य चुप रहे हैं। खासकर अमेरिका जैसे देश जब किसी देश पर, जैसे अरबी किसी कंट्री पे उन्होंने अगर हमला कर दिया, इराक पर हमला कर दिया, तो कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, नैम के सदस्य चुप रहे। तो इसलिए नैम की प्रासंगिकता पे हमेशा प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं कई मामलों को लेकर के। इसका विश्लेषण हम नैम के किसी वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो देखना है तो एक नैम का वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें संपूर्ण विश्लेषण मैंने किया है। फिलहाल जो फैक्ट हैं वो मैंने आपको बता दिया, इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। कोविलपट्टी, देखिए 2-3 दिन से जीआई टैग पे बात हो रही है। एक जीआई टैग पे मैं वीडियो ही बना देता हूँ, कैसे क्या प्रक्रिया होती है। याद रखिएगा 10 वर्ष के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाएगा, उसके बाद रिन्यू करा लिया जाएगा, उसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, ये बात मैं बताना भूल गया था आपको, तो अभी याद आया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कोविलपट्टी कदलाई मिठाई एक प्रकार की मिठाई है जो आप अक्सर खाते भी हैं। मूंगफली कैंडी भी इसको बोलते हैं, हमारी तरफ दलपट्टी बोलते हैं उसको। तो उसको मैं भी बहुत खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो, आप लोगों को भी होगी। ये तमिलनाडु को जीआई टैग इसमें प्रदान किया गया है, कोविलपट्टी कदलाई मिठाई मूंगफली कैंडी के लिए। इसके पहले हमने आपको कल बताया था कि हाल ही में कश्मीरी केसर, गोरखपुरी टेराकोटा और मणिपुरी चकहाओ जो कि काला चावल है, उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया, और कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो डेली वीडियो हमारा देखते हैं, कि ये जीआई टैग प्रदान कौन सी संस्था करती है। आप जल्दी से बताइए, फिर मैं चर्चा करता हूँ इस पर। मैं 5 सेकेंड आपको दे रहा हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जीआई टैग के लिए, अर्थात बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित एक अधिकार जीआई भी है, अर्थात भौगोलिक संकेतक है। इसके लिए भारत सरकार ने जीआई एक्ट 1999, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 पारित किया। 15 सितंबर 2003 से यह लागू हुआ। 2004 में दार्जिलिंग चाय को पहली बार जीआई टैग प्रदान किया गया। दूसरी बात, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, जिसका कि हेडक्वार्टर मुंबई है और कई स्थानों पर इसके कार्यालय हैं, ये संस्था जो है इसका नियमन करती है, जो एक्ट पारित हुआ था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करती है, प्रशासन करती है, और जीआई टैग प्रदान करने का भी कार्य यही संस्था करती है। कुछ बातें आपको लिख लेना चाहिए कि यही संस्था पेटेंट एक्ट, डिज़ाइन एक्ट और ट्रेडमार्क्स एक्ट का भी प्रशासन करती है। तो पेटेंट एक्ट कब पारित हुआ था आपसे पूछा जा सकता है, 1972 में। डिज़ाइन एक्ट कब पारित हुआ था, 2000 में। और ट्रेडमार्क्स एक्ट कब पारित हुआ था, 1999 में। जीआई टैग एक्ट कब पारित हुआ था, 1999 में। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आप लोग कहीं पर लिख लेंगे तो सही रहेगा। तो इन सब का प्रशासन कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स यही संस्था करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स। देखिए हम वही क्वेश्चन शामिल करते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी होते हैं। फालतू के प्रश्न अगर भरें तो पूरा कॉपी भर जाएगी आपकी, कुछ लाभ नहीं होगा उससे। ये देख लीजिए, इससे आप अपने नोट्स बनाइए, बाद में मैं रामायण वीडियो दूंगा ही आपको। इतना अगर कर लेंगे ना तो करंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। 30-35 प्रश्न कहीं भी आपकी यूपीएससी से लेकर कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, आप आराम से उसको सही कर लेंगे। और साप्ताहिक मैं देता हूँ, उसमें रिवाइज भी हो जाता है आपका। कोई क्वेरी हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 साल 1 महीने से लेकर आप
2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है, तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।